गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है असम राइफल्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मणिपुर पुलिस ने रिसेंटली एक क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर किया है असम राइफल्स के अगेंस्ट फॉर obstruction ऑफ ड्यूटी और क्रिमिनल इंटिमिडेशन। पुलिस ने कहा है कि जो 9th बटालियन है असम राइफल्स की, उन्होंने जो है कुकी मिलिटेंट्स को एक सेफ जोन में भागने में हेल्प किया है। जबकि आर्मी ने इस क्लेम को रिफ्यूट किया है। आर्मी के जो है ने कहा, आर्मी के हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि असम राइफल्स बटालियन जो है वो स्ट्रिक्टली जो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स कहता है उनको, उसी के मैंडेट के अंदर काम करती हैं। अब हुआ क्या था कि एक प्लेस जहाँ पर बफर जोन होता है, जो मतलब कि बॉर्डर एरिया के बिल्कुल पास में 40 किलोमीटर, आपको पता है ना कि इंडिया और म्यांमार में 40 किलोमीटर का बफर जोन है। मतलब बॉर्डर के 40 किलोमीटर इस दूसरी साइड और 40 किलोमीटर इस साइड, यहाँ पर लोग आपस में आते जाते रहते हैं। तो इस एरिया में पुलिस को जो है वो ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और आर्मी ही जो है डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं सिर्फ काम कर सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लेना शुरू किया तो ऑफ कोर्स एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपस में इनमें आ गई। ठीक है। तो असम राइफल्स कौन है? वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है, लेकिन इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब इंडियन आर्मी के पास होता है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ ईस्ट में उसका इनके पास टास्क है, और इंडो म्यांमार बॉर्डर रीजन को भी ये गार्ड करते हैं। लगभग 63,000 पर्सोनल इसमें सर्व कर रहे हैं। और अकेली ऐसी मिलिट्री फोर्स है जिसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो होम मिनिस्ट्री देती है, लेकिन जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है कि डिप्लॉयमेंट कहाँ करनी है, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, डिप्यूटेशन, ये सब आर्मी देखती है। और ये रियल सेंस में अकेली ऐसी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, क्योंकि इसके पास ही जो है रेजिमेंटेशन और ऑपरेशनल ड्यूटीज़ जो है ऑन लाइन ऑफ इंडियन आर्मी है। अब अगर हम बैकग्राउंड देखें तो असम राइफल्स ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि 1835 में ब्रिटेन ने या ब्रिटिश इंडिया ने जो है रेज़ की थी, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश टी एस्टेट्स को और उनकी सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिलिशिया की ज़रूरत थी। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स जो हैं वो बार बार अटैक करती रहती थी, तो इसलिए उन्होंने उसको रेज़ किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केरलम। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। केरला असेंबली ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि केरलम जो है स्टेट का नाम कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में और सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। तो प्रोसेस क्या होता है एक स्टेट का को रीनेम करने का? पार्लियामेंट के पास ऑफ कोर्स पावर है ये नाम चेंज करने की। आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे नाम चेंज किया जाएगा, बाउंड्री चेंज की जाएगी, या जो है कैसे एरिया चेंज किया जाएगा किसी भी स्टेट का। तो जो प्रोसेस होता है वो या तो पार्लियामेंट खुद इनिशिएट करे या फिर स्टेट असेंबली रिक्वेस्ट कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर एक प्रपोजल भेजेगा एक रेजोल्यूशन के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को, और पार्लियामेंट जो है वो बिल जो है पार्लियामेंट में जो है बिल प्रेजेंट किया जाता है ओनली आफ्टर जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन। स्टेट्स जो इस चेंज से अफेक्ट होंगी उनके लेजिस्लेचर को भी जो है ये बिल भेजा जाता है एक रिकमेंडेशंस लेने के लिए। पर ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं बाध्य नहीं होती हैं। मतलब प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर ये बिल फिर जब पास हो जाता है पार्लियामेंट से, फिर प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जब ये हो जाता है अप्रूव, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी लिए जाते हैं, जैसे कि सेवरल एजेंसी से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, कि ये नाम चेंज किया जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन क्या कहता है? ये रेजोल्यूशन कहता है कि जो हमारी स्टेट है, मतलब ये रेजोल्यूशन उसी कंटेक्स्ट में लिखा गया है। तो ये वहाँ के लोगों की कंटेक्स्ट में लिखा गया है कि जो हमारी स्टेट है उसको मलयालम में नाम केरलम है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 1956 में बनाई गई थी। इसीलिए हम इस दिन केरला डे भी मनाते हैं, केरला फॉर्मेशन डे भी मनाते हैं। और हमारी जो डिमांड थी यूनाइटेड केरला की, सारे जो है मलयालम स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की, वो उस दिन जो है वो स्ट्रांगली रेज़ की गई थी। और असेंबली अब कह रही है यूनानिमसली यूनियन गवर्नमेंट को कि आप इमिडिएटली स्टेप्स लो अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इस स्टेट का नाम बदलकर केरलम कर दो। तो अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो केरला का ओरिजिन जो है वो तो अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस हमें दिखता है एम्परर अशोका के रॉक एडिक्ट 2 में, जो कि 257 बीसी में था। तो इस इंस्क्रिप्शन में कहा जाता है कि एक लोकल रूलर होते थे केरला पुत्र नाम से, और जो सन ऑफ चेरा भी थे, जिनको हम चेरा डायनेस्टी भी कहते हैं। ओरिजिनल जो है केरलम का कहाँ से हुआ? केरलम जो है स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि चेरम से जो है ये शब्द ओरिजिनेट हुआ है।
केरम या फिर जो है अगर इसके कन्नड़ फॉर्म कहें उसको हम चेरम कहेंगे। ये केरलम जो है ये वर्ड, ये रीजन था गोकर्णम और कन्याकुमारी के जो है बीच का जो है वो रीजन था। ठीक है, तो ये डिमांड्स कहाँ से आने लगी मॉडर्न स्टेट की? तो जो लोग मलयालम में बात करते थे या मलयालम बोलते थे, वो कई किंग्स और प्रिंसली स्टेट से रूल्ड थे उस टाइम पर। और 1920s में एक क्या मूवमेंट चली, मतलब केरला मूवमेंट चली, और उन्होंने कहा कि एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए मलयालम स्पीकिंग पीपल की। तो उस उस मूवमेंट का जो मोटिव था ये था कि मालाबार, कोची और त्रावणकोर को एक एक टेरिटरी में जो है वो मर्ज कर दिया जाए। तो जब 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ तो मर्जर और इंटीग्रेशन शुरू हुई प्रिंसली स्टेट्स की। तब जो 1949 में दो स्टेट्स थी, त्रावणकोर और कोची, इनको इंटीग्रेट करके जो है कोची त्रावणकोर और कोचीन स्टेट को जो है वो इकट्ठा कर दिया गया। और इस जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होने लगी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने यूनियन गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया कि एक स्टेट बनाई जानी चाहिए जिसका नाम होगा केरला। ठीक है, उसी के बाद है जो है 1956 में केरला का नाम पड़ा और केरला न्यू स्टेट बनी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये टॉपिक सोशल इश्यूज गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा जा रहा है कि जो है सीएजी के रिपोर्ट के हिसाब से कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के कुछ फंड्स थे उनको डाइवर्ट करा और बाकी की अपनी स्कीम्स को पब्लिसाइज करने में उसको यूज़ किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2017 में ये डिसीजन लिया कि जो होर्डिंग्स लगाई जाएंगी स्टेट्स और यूटीज़ में बाकी की प्रोग्राम्स और स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए जो फंड है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से नहीं बल्कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के फंड्स में से लिया जाए। ठीक है, तो लगभग 2.25 करोड़ के आसपास जो है ये फंड्स जो है वो कैंपेनिंग के लिए यूज़ किए गए। तो अब हम एनीवेज हम देखते हैं कि ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है क्या। 1995 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, याद रखना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर इसको लॉन्च किया गया था, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए एल्डरली को, विडोज़ को, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को, बेरीव्ड फैमिलीज़ को, जब उनके प्राइमरी ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है तो। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहता है आर्टिकल 41 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि उनको असिस्टेंस दी जाए जो कि अगर सिटीजन्स अनएम्प्लॉयड हैं, ओल्ड एज में हैं, सिकनेस में हैं, डिसेबलमेंट में हैं, एट्सेट्रा। अब शुरुआत जब इसकी हुई स्कीम की तब तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते थे, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है 5 स्कीम्स टोटल जोड़ दी गई, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, तो ये 5 स्कीम इसमें जोड़ दी गई जिनको यहाँ पर थोड़े से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लगभग 4.65 करोड़ बेनिफिशरीज जो हैं वो ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली बेनिफिट्स ले रहे हैं बिटवीन 2017 और 2021। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 8600 करोड़ रुपए हर साल जो है खर्च किए हैं इस स्कीम के ऊपर 2017 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ब्राज़ीलियन सिटी ऑफ बेलम में जो अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट किया जा सकता है। तो अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 8 अमेजोनियन कंट्रीज़ ने साइन की थी अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी के नाम पर, और इसको 1978 में ड्राफ्ट और साइन किया गया था। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडर, गुयाना, पेरू, सरीनेम और वेनेजुएला। इनका मोटिव ये है कि इसको ये अमेजॉन बेसिन को प्रमोट और प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये अकेली सोशो इन्वायरमेंटल ब्लॉक है लैटिन अमेरिका का। 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनकी, डच, इंग्लिश, पोर्चुगीज़ और स्पेनिश। जो इनका डायरेक्टरेट ऑफ परमानेंट सेक्रेटरीट है वो ही सारे प्रोजेक्ट प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है और ऑफ कोर्स प्लानिंग भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट क्या है। तो ये लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि बेसिकली आपके अमेजॉन रिवर के ड्रेनेज बेसिन को ऑक्यूपाई कर रहा है नॉर्दर्न साउथ अमेरिका के रीजन में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उद्यमी असिस्ट प्लेटफॉर्म। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक लेटेस्ट डेटा के मुताबिक गवर्नमेंट का जो न्यू उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है उस पर 35 लाख यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है एज ऑफ अगस्त 3, 2023। तो ये उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है क्या? गवर्नमेंट ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म जो है एमएसएमई फॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो
फॉर्मल एम्बिट में नहीं है, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो है ये बेनिफिट दिलवाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। अब ये प्लेटफॉर्म जो है सिडबी ने डेवलप किया है। अब आई एम ई जो हैं वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो कि अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो है वो रजिस्टर नहीं कर पाती, क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, पैन नंबर नहीं है। तो अब हो गया क्या कि उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि जो जैसे डेजिग्नेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज या एमएफआईज, उनके पास तो जो है जो आपके इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस का कुछ ना कुछ डेटा होगा, किसी ना किसी बैंक से कभी लोन लिया होगा, कुछ क्रेडिट लिया होगा। तो उस डेटा को जो है यूज़ करते हुए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाए जाएं इन आई एम ईज के, और ताकि इनको भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बेनिफिट्स मिल सकें। इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी यही है कि पहले तो डेजिग्नेटेड जो है एजेंसीज जैसे कि बैंक्स या एन उनको जो है वो रजिस्टर करना, फिर जो आई एम ईज का डेटा उनके पास पड़ा है वो इन डेजिग्नेटेड एजेंसीज के पास, उसके बेसिस पर आई एम ईज को रजिस्ट्रेशन करना, और ये डेटा जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो शेयर करना और डाउनलोडेबल बनाना उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। उसके बेसिस पर ही जो है उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो है बेनिफिट्स मिल पाएंगे। अब अगर हम सिडबी के बारे में देखें तो सिडबी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1990 में बनाई गई थी। प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट में ये योगदान देती है, और लोन्स भी ऑफर करती है एमएसएमईज़ को, और जो है कोई भी जो है अदर हेल्प जो चाहिए होती है इकोसिस्टम ऑफ एमएसएमईज़ में, उसमें ये अपना योगदान देती है। एमएसएमईज़ को फंड्स भी एक्वायर करने में हेल्प करती है, उनको ग्रो करने में, मार्केट करने में, डेवलप करने में और कमर्शलाइज करने में, उनकी टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को उसमें भी हेल्प देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज जायद तलवार। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेवी जो है वो बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार कर अभी जो है कंडक्ट कर रही हैं। इसमें इंडियन नेवी की आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिखंड जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस एक्सरसाइज से मैरीटाइम पार्टनरशिप जो है दोनों नेवीज़ के बीच में वो और अच्छे से बढ़ जाएगी। अब आईएनएस विशाखापट्टनम के बारे में अगर हम देखें तो ये लीड शिप है, फर्स्ट ऑफ इंडियन नेवीज विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। नवंबर 2021 में इसको कमीशन किया गया है। ये इक्विप है कि ये इवन न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर कंडीशंस में भी ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Assam Rifles. This topic is important for your security section. So in an unprecedented move, the Manipur police have registered a criminal case against Assam Rifles for obstruction of duty and criminal intimidation. So what has happened is that the police has accused 9th Battalion of Assam Rifles of the arrogant act of allowing the accused Kuki militants to escape freely to a safe zone. So army has refuted this claim. Army has said that Assam Rifles Battalion acted only in accordance with the mandate of the Unified Headquarters and strict enforcement of buffer zone guidelines. Actually, you know that between India and Myanmar, there is a 40-kilometer buffer zone. Basically, the people who are living in that area around that border, 40 kilometer around that border, they are free to move either to Myanmar or from Myanmar to India. So basically, this is being done. This has been done to facilitate the tribals who live in that area, okay, for centuries. And instructions are there that only central security forces can operate in that buffer zone and not the state police. But the state police tried to, of course, intervene in that area, and that's why they launched the FIR against Assam Rifles. So what is Assam Rifles? It is one of the six central armed police forces, and it is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. It is tasked with maintenance of law and order in the northeastern region, and it also guards the Indo-Myanmar border in that region. So it has a sanctioned strength of over 63,000 personnel, and it also has 46 battalions. It is the only paramilitary force which is having a dual control structure. So basically, the administrative control, in which the salaries and infrastructure is given by Ministry of Home Affairs, but the operational control is with Indian Army. So basically, the deployment, posting, transfer, and deputation is decided by the Indian Army. So it is the only central paramilitary force in real sense, because it is having its operational duties and regimentation on the lines of Indian Army. So Assam Rifles is the oldest paramilitary force, and it was raised
in 1835 by British India, and it was raised as a militia to protect British tea estates and its settlements from the raids of northeastern tribes. So the next topic is Keralam. This topic is important for your polity section. So Kerala Assembly has recently passed a resolution and it has urged the centre to rename the state as Keralam in the constitution and all official records. So what is the process to rename a state? You know that Parliament has the sole power to change the name of a state under Article 3 of the Constitution, which lays down a procedure to alter the area, boundaries, or name of a state. So the process of renaming of a state can be initiated either by a parliament, either by the parliament or by the concerned state assembly. So the state legislature sends a proposal in the form of a resolution to the central government, and then the parliament uh, introduces that bill only after the recommendation of the president. So legislature of that state must also be consulted, but the state legislature can present its views, which is not even binding on the parliament or the president. So president or parliament can either accept those views or dismiss those views. So then, after the bill is passed, it is sent to the president for approval, and there is also no objection certificates which are collected from several agencies like Ministry of Railways, Intelligence Bureau, Department of Post, etc., so that the name change can be effected. So, what does this resolution say? So, this resolution, basically, the people or the assembly of that state is saying that the name of our state in Malayalam is Keralam, and the state was formed on the basis of language in 1956, and that day also is observed as Kerala Formation Day for us, and therefore we are demanding that we demanded a united Kerala for all Malayalam speaking communities, and that's why we are unanimously requesting the union government to take immediate steps under Article 3 of the Constitution and change the name of our state to Kerala. So, what is the origin of the name Kerala? So, Kerala originated from the earliest epigraphic records of the word Kerala um, can be seen from Emperor Ashoka's rock edict 2 of 257 BC, in which it is said that there is a local ruler called Kerala Putra, and he is also the son of Chera, the basically the son of Chera dynasty. So the Kerala name emerged from that. There is also Keralam word, which scholars believe that it could have originated from Cheram. Cheram basically means uh, it is the word Keram in Kannada, and it is the form of it is basically referred to Chera, and in Kannada it is referred to as Cheram. Okay, so Cheram is basically the region between Gokarnam and Kanyakumari, and people who were speaking Malayalam, they were ruled by various kings and princely states, and in 1920s there was Ekya movement or Kerala movement which gathered momentum, and it sought integration of Malabar, Kochi, and Travancore into one territory. So when the country got independence, there was this merger and integration of princely states, and two states of Travancore and Kochi were integrated in 1949. And after that, when the State Reorganization Commission was formed, it recommended that the state of Kerala must be created, and that's why in 1956 the state of Kerala came into being. So the next topic is National Social Assistance Program. This topic is important for your social issues and governance both. So Ministry of Rural Development has diverted funds from National Social Assistance Program for publicizing some of its other schemes. So Ministry of Rural Development in 2017 decided to campaign hoardings in states and UTs for other programs or schemes of the ministry and utilize the funds from National Social Assistance Program for the same. About 2.83 crore rupees were diverted for campaigning in respect of other schemes of the ministry. This has been highlighted by CAG Performance Audit Report. So, what is NSAP? NSAP, basically, the National Social Assistance Program, was launched in 1995 as a centrally sponsored scheme, and it provides financial assistance to below poverty line individuals and to the elderly, widows, and persons with disabilities and bereaved families on the death of their primary breadwinner in the form of social pensions. So it is basically a part of India's uh, directive principle article 41, which talks about providing public assistance to such kind of citizens. So initially it only had three components, namely National Old Age Pension Scheme, National Family Benefit Scheme, and National Maternity Benefit Scheme. But slowly its ambit was enhanced,
and now it consists of 5 schemes: Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, National Widow Pension Scheme, National Disability Pension Scheme, National Family Benefit Scheme, and the Annapurna Scheme. So these schemes are mentioned here and explained here. You can just give it a read. So what has been the performance of this scheme, National Social Assistance Program? So about 4.645 crore beneficiaries have availed the old age, widow, disability pensions and family benefit annually during the 2017 and 2021 period. Central government has also released about 8600 crore rupee, 8600 crore per annum on an average on this scheme between 2017 and 2021. So the next topic is Amazon Cooperation Treaty Organization. This topic is important for your international relations. Recently, in the Brazilian city of Belém, the members of Amazon Cooperation Treaty Organization have sought to chart a common course on how to combat climate change. So Amazon Cooperation Treaty Organization is an intergovernmental organization which was formed by the 8 Amazonian countries by signing this Amazon Cooperation Treaty, which was drafted and signed in 1978. So there are 8 countries: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, and Venezuela. So the aim of this Amazon Cooperation Treaty organization is to promote and preserve the Amazon basin. It is kind of the only social environmental bloc in Latin America. It has 4 official languages: Dutch, English, Portuguese, and Spanish. And the Directorate of Permanent Secretariat of this organization basically coordinates the project plans and executes the activities. What is Amazon rainforest? It is basically the large tropical rainforest which occupies the drainage basin of Amazon River in Latin America or in northern South America. So the next topic is Udyami Assist Platform. This topic is important for your governance section and your economy section. As per the latest data, government's new Udyam Assist platform has seen 35 lakh units registered as of 3rd of August 2023. So government launched this UAP under the MSME formalization project in January 2023, and it basically aims to bring informal micro enterprises under the formal ambit so that they can avail benefits under the priority sector lending. So this platform has been developed by SIDBI. So government of India has clarified that IMEs are basically those enterprises which are unable to get registered on the Udyam registration portal, in which MSME registration is happening, and because they lack the mandatory documents like PAN number, GST number. That's why they are unable to, because they are informal, that's why they are unable to register themselves on Udyam registration portal. So to allow them or allow these informal MSMEs also to get registered on the Udyam registration portal, so designated agencies like banks, NBFCs, or MFIs who have the data with respect to these IMEs are consulted, or they are registered and they're consulted, so that these IMEs data can be obtained, and they can also be certified using the Udyam Assist platform, so that they can also be treated at par with Udyam registration certificate, and they can avail the benefits of priority sector lending. So this is also the implementation process. First, the designated agencies like the banks who are eligible regulated entities, they are registered on the Udyam registration portal, on Udyam Assist portal, and then the IMEs who are registered with these designated agencies, they are then registered, and the requisite data is shared with the UAP, and only after that the UAP certificate can be downloaded by these registered IMEs so as to avail the priority sector lending benefits. Okay. So what is SIDBI? SIDBI was established under an act of parliament in 1990, and it is the principal financial institution engaged in the promotion, financing, and development of MSME sector. Its objective is to offer loans to MSMEs and to help them in addressing the development and financial gaps in the ecosystem of MSMEs. So it also helps the MSMEs to acquire funds which is required to grow, market, develop, and commercialize their technologies and innovative products. So the next topic is exercise Zayed Talwar. This topic is important for your security section. So Indian Navy and UAE has been conducting the bilateral exercise Zayed Talwar, and this is
This is the bilateral naval exercise between the two countries. So Indian Navy is participating in this exercise through INS Vishakhapatnam and INS Trikhand. This exercise will give a boost to maritime partnership between the two navies. And if we look at about the INS Vishakhapatnam, then it is the lead ship and it is the first of the Indian Navy's Vishakhapatnam class stealth guided missile destroyer. It was commissioned in November 2021. It is equipped to fight under nuclear, biological, and chemical warfare conditions. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.